जो मेरे को हालात लग रहा है उस हिसाब से कहीं कांग्रेस इस चुनाव को 3-4 वोटों से हार ना जाए, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। और निकाय का इतना बड़ा चुनाव हरियाणा में है, ऐसे टाइम पर रायपुर के रिजॉर्ट में उनका होना ये कहीं ना कहीं उनकी कम जिम्मेवारी को या गैर जिम्मेवारी को दर्शाता है। ये है कि कांग्रेस के इतने सारे लोग एक कमरे में एक जगह पर बैठ करके फैसला नहीं कर सकते। उनको चौधर मिली, उसके बाद भी कांग्रेस के हालात बदले नहीं बल्कि बदतर हो गए। अगर 46 सीटों पर चुनाव लड़ते तो उसका फैसला कैसे होता? जब प्रदेश प्रवक्ताओं का फैसला कांग्रेस नहीं कर पाई, क्या कांग्रेस फैसला इस बात का कर सकती थी? पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं युवा नेता दिग्विजय सिंह चौटाला, इंसो के प्रधान महासचिव हैं। इनसे बातचीत करेंगे कई अहम इश्यूज को लेकर। दिग्विजय जी, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। जी, थैंक यू सर। दिग्विजय जी, जिस प्रकार से कांग्रेस राज्यसभा के चुनावों के दौरान अपने अधिकांश विधायकों को लेकर झारखंड पहुंची हुई है, क्या कहेंगे आप? कांग्रेस के अंदर एक हॉलिडे कल्चर है। कभी कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व जो है वो हॉलिडे पे निकल जाते हैं, कभी कांग्रेस के विधायक, कभी सांसद। तो ये नॉन सीरियसनेस जो उनकी है, आज उनके हल्के खाली पड़े हैं। और निकाय का इतना बड़ा चुनाव हरियाणा में है, ऐसे टाइम पर रायपुर के रिजॉर्ट में उनका होना ये कहीं ना कहीं उनकी कम जिम्मेवारी को या गैर जिम्मेवारी को दर्शाता है। ये कहीं जो गुगली आपने फेंकी कार्तिक शर्मा को लाकर, उसका परिणाम तो नहीं फेंकी। ये आप इसको प्लीज थोड़ा सा गलत वो ना। जो चर्चा की जेजेपी का समर्थन है, एक कैंडिडेट जिन्होंने अपना दावा किया, हमने सारी चीज़ों का एनालिसिस कर करके हमने अपना समर्थन उनको दिया है। कुछ निर्दलीय, अभी मैं नहीं कहता कि पूरे निर्दलीय, कुछ निर्दलीय का समर्थन भी उन्हें मिला है। भारतीय जनता पार्टी के शेष बचे 9 लोगों का भी शायद समर्थन उन्हें मिला है। ऐसे में गणित जो है वो लगभग नज़दीक पहुंच जाता है। कुलदीप बिश्नोई जी का बयान मैंने सुना, उनका भी समर्थन शायद कांग्रेस को नहीं है। ऐसे में कांग्रेस को 2 का नुकसान है, एक तो कांग्रेस से छिटक जाने का और एक दूसरी तरफ एक बढ़ जाने का। हाइपोथेटिकल तो मैं वो नहीं कहूँगा कि भाई कोई मैं ज्योतिष पंडित या कोई वो हूँ, बट जो मेरे को हालात लग रहा है उस हिसाब से कहीं कांग्रेस इस चुनाव को 3-4 वोटों से हार ना जाए, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। जिस प्रकार से एक तरह से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्हें कांग्रेस ने लगभग सारी चौधर दे दी और इनडायरेक्ट वे में उन्हें ही सारा ताजपोशी कर दी। कांग्रेस की ये नहीं है, मुसीबत कांग्रेस की ये है कि कांग्रेस के इतने सारे लोग एक कमरे में एक जगह पर बैठ करके फैसला नहीं कर सकते। उनको चौधर मिली, उसके बाद भी कांग्रेस के हालात बदले नहीं बल्कि बदतर हो गए। निकाय चुनाव से भी कांग्रेस इसीलिए भागी। धरनी जी, आप तो बहुत सीनियर मीडिया में हो, कांग्रेस के लोग अगर 46 सीटों पर चुनाव लड़ते तो उसका फैसला कैसे होता? जब प्रदेश प्रवक्ताओं का फैसला कांग्रेस नहीं कर पाई, क्या कांग्रेस फैसला इस बात का कर सकती थी? एक अध्यक्ष, 4 कार्यकारी अध्यक्ष, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथ सारा रिमोट कंट्रोल, इसके बावजूद भी कांग्रेस को नया जीवन नहीं मिल पा रहा। कुलदीप बिश्नोई अलग सुराल अलग। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का 10 साल राज रहा प्रदेश में, उसमें क्षेत्रवाद की जो बू आती रही, उससे कांग्रेस दूसरे क्षेत्रों में कमजोर हुई। जो कोई भी कांग्रेस के लीडरशिप रही दूसरे क्षेत्र में, उन्होंने हुड्डा जी की एंट्री नहीं होने दी और हुड्डा जी की एंट्री नहीं हो पाई। तो आज हुड्डा जी को लीडरशिप मिल जाने के बावजूद भी पैन हरियाणा उसका फायदा नहीं होगा। कोई छोटी छोटी कुछ जो लैंडमार्क्स रहे जहां हुड्डा जी का गढ़ कह लो, या राजनीति में गढ़ तो नहीं होते, गढ़ तो लोग बनाते हैं, मगर जो भी एरियाज हैं वहां उसका कुछ फायदा जरूर मिलेगा। पूरी स्टेट में, पूरी स्टेट के लीडर ना तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा हैं, ना उनके लाडले बेटे हैं, ना जो अध्यक्ष बने वो हैं। ये तो सिर्फ क्षेत्र विशेष के लीडर जरूर हैं। लोगों के गढ़ और वहां पर सेंध लगाने के लिए दिग्विजय सिंह चौटाला एक जुझारू नेता के रूप में उभर कर आए थे। जींद के उपचुनाव हो, सोनीपत के लोकसभा के चुनाव हो। जींद तो हमारी पार्टी का मजबूत क्षेत्र रहा है। दुष्यंत जी भी आज वहीं से हैं, जुलाना के भी हमारे विधायक हैं, नरवाना के भी हमारे विधायक हैं, जींद से लगता क्षेत्र में नारनौंद में भी हमारे विधायक हैं, उकलाना में भी हमारे विधायक हैं, बरवाड़ा में भी हमारे विधायक हैं। पर जिस प्रकार से जींद में भी हम थोड़े से वोट से रह गए। वही मैं कह रहा हूँ कि जुझारूपन आपने जो दिखाया, सोनीपत हो या जींद हो, लेकिन दिग्गज नेता आपके सामने थे। अब क्योंकि आगे विधानसभा चुनावों को समय कम रह गया है, 2 साल का समय रह गया, लोकसभा के चुनाव भी हैं। साल है, लोकसभा उससे पहले होंगे, और उससे पहले ये निकाय चुनाव से जो शुरुआत हुई या पंचायत चुनाव में उसका रुझान नजर आएगा। उसके बाद फरीदाबाद का, गुड़गांव का बड़ा चुनाव,
जो ये मान के चलो कि फरीदाबाद और गुड़गांव का चुनाव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव ही होगा, क्योंकि 10-10 लाख वोट में जहां मेयर चुनेंगे तो वहां भी हमें गठबंधन को मजबूती से लड़ना पड़ेगा, अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। दिग्विजय जी, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी पंजाब में 92 सीट लेकर सत्ता में आई, लेकिन वहां पर 3 महीने में जो ट्रेंड रहा, जिस प्रकार से हत्याएं लगातार हो रही, एक प्रसिद्ध गायक की भी अब हत्या हुई और भी कई मामले सामने आ रहे हैं। हरियाणा में वो जिस प्रकार से अब दस्तक देने की कोशिश कर रहे हैं, हरियाणा में क्या इम्पैक्ट रहेगा आपके हिसाब से? पंजाब के विषय अलग हैं। मैं पंजाब के विषय को ये कहूँ या उस चीज़ का बेनिफिट ऑफ डाउट लूँ कि पंजाब में हालात ख़राब हुए तो उससे हरियाणा की राजनीति पे ऐसा तो नहीं है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत ये है कि कोई लीडर नहीं है। या तो केजरीवाल जी ये खुद कहें कि मैं हरियाणा में चीफ मिनिस्टर बनूंगा, फिर है कि लोगों के बीच में क्या उसका फ़र्क प्रभाव पड़ता है या उनकी कम्युनिटी में क्या प्रभाव पड़ता है। अभी हरियाणा में उसकी कोई गूंज नहीं है। ये जो चुनाव है ये चेहरे पे लड़ा जाएगा, लीडर के नाम पे लड़ा जाएगा, प्रदेश किसको मुख्यमंत्री बनाना चाह रहा है उस पर लड़ा जाएगा। हरियाणा की अलग राजधानी, अलग हाई कोर्ट, ये मुद्दे ज्वलंत मुद्दे हैं और इन मुद्दों की सुगबुगाहट अब वकीलों में भी बहुत ज़्यादा उठने लगी है। बार एसोसिएशन हरियाणा की इसकी डिमांड कर रहे हैं। सरोकार से जुड़े अपने अपने व्यवसाय में जो लोग जो कोई भी काम करते हैं वो हरियाणा के सरोकार तो उनके लिए प्राइमरी है ही ना जी। तो चाहे वकील हो, चाहे कोई और महकमा हो, चाहे राजनेता हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे स्पोर्ट्समैन हो, हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमारा अधिकार हमें पूरा मिले। दिग्विजय जी, हर राजनीतिक दल में कई तरह के चेहरे होते हैं, कई तरह की विचारधारा के लोग होते हैं। पिछले दिनों ऐसे ही कुछ बीजेपी की मीटिंगों में भी नजर आया। अल्टीमेटली अब पंचायत चुनावों से पहले निकाय चुनाव है। कल बीजेपी की सीनियर लीडरशिप से मीटिंग करी तो बीजेपी की जो सीनियर लीडरशिप है उसका बिल्कुल साफ कहना था कि हम अलग चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, बल्कि दोनों फोर्सेस को मजबूत करें। जेजेपी भी अपनी ताकत से अपना काडर और मजबूत कर ले, बीजेपी भी और मजबूत कर ले, जिससे आने वाले चुनावों में जब कभी भी हमें एक साथ मिलकर लड़ने का अवसर मिले तो दोनों फोर्सेस एक साथ होकर के ताकत बन जाएं। मगर क्योंकि कांग्रेस, जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस तो एक हो ही नहीं सकती, कांग्रेस चुनाव से भाग गई, ऐसे में हम आपस में एक दूसरे के सामने चुनाव का जो परिदृश्य है वो एथिकली और मोरली इनकरेक्ट था। उसमें हमने अपने आप को फिर ये समझा कि नहीं, एक साथ लड़ना चाहिए। बीजेपी के एक दिग्गज नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, पिछले लगभग 5-6 महीने से अपने जन्मदिन, जब 50वां जन्मदिन राजनीतिक उन्होंने महोत्सव मनाया, एक तरह से पॉलिटिकल माइलेज भी ली उन्होंने। उसके बाद से लगातार उनके सुर कुछ बीजेपी से भी बदलते आ रहे हैं और जेजेपी को लेकर भी उनकी टिप्पणियां ठीक नहीं। उनके बारे में नहीं कुछ कह पाऊंगा क्योंकि हमारी भी कुछ सीमाएं हैं गठबंधन की, उस सीमाओं के अंदर रह करके बातचीत हो, चर्चा हो। मगर हाँ, अगर कोई ऐसा व्यक्ति सीमा लांघता है तो फिर मेरी ये नसीहत कहें या मेरी ये वो कहें कि बीजेपी को भी उस पर सख्ताई से देखना चाहिए। इसके अलावा अगर चर्चा की जाए हरियाणा में आने वाले दिनों में जेजेपी के इलेक्शनों के अलावा मूवमेंट क्या रहने वाली है, संगठन की क्या भूमिका रहने वाली है? तो हमने पीछे इतने मेंबर जोड़े हैं जो आज तक किसी भी राजनीतिक दल इतने कम समय में हरियाणा में नहीं जोड़ पाया। इसके साथ साथ हमारे लोग गांव-गांव अब जाने का प्रयास कर रहे हैं कोविड के बाद, और ये जो तमाम समस्याएं रही अब वो प्रयास भी जारी है। हमारे नेता, हमारे विधायक, हमारे मंत्रीगण दिन रात लोगों के लिए समर्पित हैं। अभी आप आए हो तो हम भी यहाँ हैं, लोगों के लिए समर्पित हैं। हमारा प्रयास ये है कि कोविड काल और किसान आंदोलन में जो एक लैक हुआ, जो एक कमी हुई, कम्युनिकेशन गैप हुआ, उसको पूरी तरह से खत्म कर बल्कि लोगों के सम्मान को, लोगों के काम को, विकास को सवाया करके अब उनको लौटाना है। हरियाणा की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। जिस तरह से पीछे कोर्ट का डिसीजन आया, इनेलो के लिए वो मूवमेंट भी कर रहे थे। इनेलो जब से जेजेपी अलग होकर पार्टी बनी है, जेजेपी ने तो अपना एक संरचना खड़ी कर दी, मजबूती से खड़ी कर दी। चौटाला साहब को सिर्फ इनेलो से जोड़ करके देख रहे हो, वो सर्वमान्य नेता है। जीवन के इस पड़ाव में सब उनकी इज्जत करते हैं। जो उनके दुर्विरोधी हुआ करते वो भी आज चौटाला साहब की राजनीतिक उनकी जो एक्सपीरियंस को सलाम करते हैं। ऐसे में उनका हमारे बीच से कुछ समय के लिए दोबारा जेल में जाना ये सबके लिए पीड़ादायी है, दुखदायी है। इससे हम सब आहत हैं। आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा फिर राज्यसभा पर, जो क्रॉस वोटिंग का आशंका व्यक्त की जा रही है, आपके राजनीतिक तजर्बे के हिसाब से, क्योंकि आपका ओवर टाइम तजर्बा है, तो एक टिप्पणी जरूर चाहूंगा। जो मेरे से कहलवाना चाहते हो मैं कहूंगा नहीं, मगर मैं इतना कहूंगा कि 10 तारीख को आप भी यहीं होंगे, सब लोग हम यहीं होंगे, और जब मतपेटियां खुलेंगी कांग्रेस 3 या 4 वोट से वो चुनाव हार जाएगी। धन्यवाद। तो ये हैं दिग्विजय सिंह चौटाला।
अपने आप में एक संघर्षशील व्यक्तित्व है दिग्विजय सिंह चौटाला। जिस प्रकार से देखा जाता है जब भी ये चंडीगढ़ होते हैं तो इनके पास एक बहुत ज़बरदस्त भीड़ लोगों की आती है, काम की उम्मीद से लेकर आती है, क्योंकि ये लोगों के काम करने का प्रयास अपनी तरफ से पूरा करते भी हैं। दूसरी बात इन्होंने कहा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला सर्वमान्य नेता हैं, वो एक दल के नेता नहीं माने जा सकते और उनका सम्मान सभी करते हैं और करते रहेंगे। तीसरा अहम इशू राज्यसभा चुनाव, उस पर उन्होंने कहा है कि जब रिजल्ट आएंगे तो 3 या 4 सीटों से कांग्रेस उन चुनावों को हारती नजर आ सकती है। ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कार्तिक शर्मा जो तीसरे कैंडिडेट मैदान में आए हैं, जेजेपी का भी समर्थन उनको प्राप्त हुआ है और कुछ निर्दलियों का समर्थन भी उनको प्राप्त हुआ है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।